ठीक है। हाँ जी दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं एक नए सीरीज का शुरुआत। ये हम लोग कर रहे हैं क्या, सीए फाउंडेशन 2025 बैच के लिए हम लोग करने जा रहे हैं लॉ के नए वीडियो सीरीज की शुरुआत। आज हम लोग क्या करने वाले हैं भैया, आज हम लोग करने वाले हैं फाउंडेशन का इंट्रोडक्शन वीडियो, और इसमें हम लोग पूरा लॉ का फर्स्ट चैप्टर के बारे में, साथ ही साथ इसके वेटेज के बारे में बहुत सारी बातें, एक तरीके से सोचो एक बैच का पहला वीडियो है ये। अब आते हैं क्या, तो हम लोग सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लॉ के बारे में। लॉ है क्या, लॉ के बारे में। सीए फाउंडेशन में लॉ पूरे 100 मार्क्स का पेपर है। लॉ जो है वो पूरे कितने मार्क्स का पेपर है भैया, 100 मार्क्स का पेपर है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, 100 मार्क्स का पेपर है। मैं आपको बता दूं, सबसे ज्यादा दिक्कत अगर जिस सब्जेक्ट में है सीए फाउंडेशन के, उसमें लॉ ही है जो फेल करा देता है। बच्चे परेशान रहते हैं, बोलते सर कैसे होगा लॉ, लॉ तो एकदम से परेशान कर दिया है। घबराने का कोई लोड ही नहीं है। मैं आया हूं ना, सब कुछ करवा के जाऊंगा, एक एक सेक्शन करवा के जाऊंगा, एक एक प्रोविजन करवा के जाऊंगा। आपको बैच इंड होने तक इतना कंफर्टेबल हो जाएगा कि आप बोलो कि यही सब्जेक्ट 400 नंबर का आ जाए। और तो छोड़ो, अकाउंट छोड़ दो सर, आईसीआई को बोलो कि 400 नंबर का सिर्फ और सिर्फ लॉ पूछ दे, और उसमें आप इतना कॉन्फिडेंस रहेगा कि 300 नंबर लेके आएंगे और पास होके दिखाएंगे। तो ये तो हो गई कि बड़ी बड़ी बातें, लेकिन अब मैं आपको वास्तविकता से परिचय करवाता हूं। लॉ में आखिर है क्या, सीए फाउंडेशन के पहले हम लोग बात करते हैं कि लॉ में आखिर है क्या। देखो, ये पूरा बिजनेस लॉ का सिलेबस है। इसमें कितने मार्क्स का पूछा जाता है, बिजनेस लॉ कितने मार्क्स का पूछा जाता है भैया, पेपर 120 नंबर के बनते हैं। इसमें आपको बनाना है 100 नंबर का, इसमें आपको बनाने की जरूरत रहती है 100 नंबर की, जिसमें पहला 20 नंबर का क्वेश्चन कंपलसरी है। यानी पहला 20 नंबर तो कंपलसरी होगा। एक क्वेश्चन नंबर 1 जो है सो 20 नंबर का है, वो एकदम कंपलसरी है। और बाकी 6 क्वेश्चन में से आपको कोई 5, बाकी बचे 5 ही क्वेश्चन, एक्चुअली में 5 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन का जवाब देना है। बाकी 4 क्वेश्चन का आपको कोई भी जवाब देना है जो कि आपको बहुत अच्छे से आए, वो 4 क्वेश्चन को आपको जवाब देना है। अब बात आती है कि ये सारे 120 नंबर में क्या क्या पूछे जाते हैं। तो पूछा जाता है सबसे पहले इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, कितने नंबर का, मिनिमम 5 से 6 नंबर का पूछा जाता है। आईसीआई तो बोलता है कि 0 से 5% इसमें आएगा, लेकिन मैं बता रहा हूं 5 से 6 नंबर का हर अटेम्प्ट में पूछ रहा है। ये क्या ये हार्ड है कि इजी है, सुपर डुपर इजी। क्या सर आप तो सब चीज को इजी ही बोलोगे, मैं यकीन बता रहा हूं, मैं सही बता रहा हूं, एकदम इजी ही है, टेंशन की कोई बात नहीं है। उसके बाद सबका फेवरेट, जिससे पूरा सिलेबस में जो छाया हुआ है, वो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो कि 20 से 30% पूछे जाते हैं। मैं बता दूं, इसका 30 मार्क्स का वेटेज मिनिमम एग्जाम में रहता ही है। कभी कभी आईसीआई को बहुत प्यार आ गया इस पे, तो 35 से 40 नंबर का भी पूछ देता है, 35 से 40 नंबर का भी पूछ देता है ये। अच्छा, ये अगर अच्छे से हो गया तो ये ऑटोमेटिकली अच्छे से हो जाएगा। ये 20 नंबर का ये भी मान के चलो कि ये पूछा जाता है, यानी कि ये दोनों मिला के ही करीब आपके 45 से 50 नंबर कवर हो जाएंगे। 45 से 50 नंबर ये दोनों मिला के कवर हो जाएंगे। उसके बाद क्या, जिसका अकाउंटिंग करते करते आप थक चुके हो, वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, जो कि 15 से 20 नंबर का फिर पूछता है। एलएलपी जो कि आपके लिए नया रहेगा, वो 5 से 10 नंबर का पूछेगा। अब बात आती है कि कंपनीज एक्ट फिर भी 15 से 20 नंबर का पूछेगा ही पूछेगा। और एक नया है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ये आपको पूछेगा क्या, 15 से 20 नंबर का। मोटा मोटी आपको बताऊं कि अगर मैं बता रहा हूं कि ये आपका अच्छे से तैयार है, ये अच्छे से तैयार है, ये अच्छे से तैयार है, मैं टिक मारते चलता हूं। और अगर ये ठीक ठाक से आपका तैयार है तो आपको 50 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता।
50 नंबर लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सिलेक्टिव पढ़ के जाना है, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि इतना अगर अच्छे से तैयार है एकदम बेहतरीन से, तो आपको 50 नंबर लाने से कोई रोक नहीं सकता। ये फिर बड़ी बड़ी बातें हो रही है इधर, मैं आपको बता दूं, अभी आप सुनते चलो, फ्लो आएगा, बस सुनते चलो। अभी ये हम लोगों का सीए फाउंडेशन का मैंने सेक्शन वाइज वेटेज आपको बताया है। अब हम लोग काम की बात कर रहे हैं क्या, ये सब्जेक्ट का नाम है बिजनेस लॉ, यानी कि वैसा लॉ जो बिजनेस में लगता है, जो बिजनेस में के लिए बना है। अब बात आती है कि लॉ क्या होता है। बिजनेस लॉ तो समझ जाएंगे, लेकिन सबसे पहले बताओ लॉ क्या होता है। तो लॉ एक सिस्टम है दोस्त। क्या है ये? एक सिस्टम है। किस चीज का? रूल्स एंड रेगुलेशन जो गवर्नमेंट बनाती है, गवर्नमेंट गवर्निंग अथॉरिटी बनाती है, जो किसके लिए है? जो कि सिटीजन्स के लिए है, और सिटीजन्स को फॉलो करते हैं किसके लिए? ऑर्डर को इंश्योर करने के लिए, जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए, अकाउंटेबिलिटी के लिए। अब मैं आपको नॉर्मल बता रहा हूं, देखो लॉ की आवश्यकता क्यों पड़ती है। चीज़ों को सही से काम करवाने के लिए लॉ की जरूरत पड़ती है। देखो सिटीजन्स, अगर लोग रहेंगे बहुत ज़्यादा तो डिस्प्यूट्स होंगे ही, बहुत सारे काम कैसे करने हैं कैसे नहीं करने हैं, इसके लिए लॉ की जरूरत है। अगर लॉ होगा ही नहीं तो पता ही नहीं चलेगा कि काम करना कैसे है कैसे करना नहीं है। इस चीज़ों के लिए सपोज करो अगर इंडिया में हम लोग को पता नहीं रहता कि हम लोग को किस तरफ से चलना है, बाएं से या दाएं से, राइट से या लेफ्ट से, हम लोग को पता ही नहीं चलता, तो आप नहीं देखते हो कि कितने ज्यादा एक्सीडेंट बढ़ जाते, कितने ही ज्यादा एक्सीडेंट होने लगते। अभी तो पता है ना, जो पर्सन चलेगा वो अपना लेफ्ट पकड़ के चलेगा। अब इससे क्या हो रहा है कि इससे काम सही तरह लोग सही से चल पा रहे हैं, सबको पता है कि कैसे चलना है, और इससे एक्सीडेंट्स कम हो रहे हैं। नहीं तो आप इधर से आ रहे हो, वो इधर से आ रहा है, इसी कारण से तो एक्सीडेंट होता है। जहां पे लॉ को सही, तो लॉ बनाना जितना जरूरी है, लॉ को एग्जीक्यूट करना भी उतना जरूरी है। लॉ को एग्जीक्यूट करना भी जरूरी है। तो क्या हम लोग यहाँ पे लॉ बनाने की बात करेंगे? नहीं बाबा नहीं। क्या लॉ एग्जीक्यूट करने की बात थोड़ा बहुत कहीं कहीं पे करेंगे। हम लोग मेन है कि हम लोग पढ़ने की बात करेंगे, लॉ होता क्या है, कैसे कैसे काम करता है, ये बात हम लोग करने वाले हैं। अब आते हैं कि लॉ जो है सो बनता कैसे है। पहले ये अगर समझ में आ गया कि बनता कैसे है, क्या इवेंट होते हैं जिसके कारण लॉ बनाने की जरूरत पड़ती है, तो लॉ समझ आ जाएगा, और समझ अगर आ जाएगा तो दोस्तों याद भी हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे क्या, जो लॉ बनता कैसे है। तो लॉ के पीछे कोई ना कोई एक एक किस्सा, हिस्ट्री, कहानियां होती ही होती है। अगर हिस्ट्री नहीं होगा तो लॉ भी नहीं होगा। कैसी कैसी बात कर रहे हो सर, बताओ कोई एक अच्छा सा कहानी किस्सा लॉ के बारे में। मैं बताता हूं, भोपाल गैस ट्रेजेडी। ये क्या है भोपाल गैस ट्रेजेडी? देखो इस पे एक वेब सीरीज भी बन चुका है, रेलवे मैन करके। भोपाल में, जो भारत में एक जगह है, भोपाल में क्या है हुआ था कि भोपाल में एक फैक्ट्री था जिसकी मतलब जो किस कंपनी की फैक्ट्री थी? यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड की। यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड की एक फैक्ट्री हुआ करती थी। ये क्या करती थी? इंडस्ट्रियल केमिकल्स बनाते थे बेसिकली। तो इसमें एक केमिकल का बहुत ज्यादा यूज होता था, मिथाइल आइसोनाइट। इसमें जिसको एमआईसी गैस बोलते हैं, इसका बहुत ज्यादा यूज हुआ करता था। अचानक से एक दिन इसमें, अच्छा ये गैस ऐसा है कि इसमें अगर पानी का मिश्रण हो जाए तो ये ब्लास्ट हो जाता है, एक्सप्लोसिव हो जाता है। इसमें एक दिन पानी चला गया, जिसके बड़े बड़े थे जहां ये रखा गया था उसमें पानी चला गया, जिसके कारण एक ब्लास्ट हो गया, लीक हो गया ये गैस लीक होने के कारण आप बिलीव नहीं करोगे 16 से 25 हजार इंसानों की वहां पे मृत्यु हुई थी। मृत्यु हो गई, ऐसे मतलब घटनाएं होती रहती है। लेकिन सबसे गड़बड़ी क्या हुई, जो लोग इसमें जान दिए, जिन लोगों की जान गई, जिन लोगों को कुछ नुकसान हुआ, उनको मुआवजा ना के बराबर मिला। इतना कम मुआवजा मिला, आप सोच नहीं सकते हो। कारण क्या था? कारण एक ही था कि कोई लॉ नहीं था उस वक्त जो कि मुआवजा दिला
सकता था पर्सन को जो कि विक्टिम थे वहां के। अच्छा, इस कंपनी का जो सीईओ हुआ करता था, नाम था वॉरेन एंडरसन। क्या नाम था? वॉरेन एंडरसन। ये पर्सन भाग गया, ये पर्सन बाकायदा भारत छोड़ के भाग गया, और हमारे पास एक्ट ही नहीं था जो इसको पकड़ सकते थे। हमारे पास कोई एक्ट नहीं था जो इसको पकड़ के मुआवजा दिलवा सकते थे हम लोग विक्टिम को। वॉरेन एंडरसन भाग गया, और लोगों को क्या नहीं मिला? लोगों को क्लेम्स नहीं मिले, डिजास्टर का क्लेम नहीं मिला। तो इसको सही प्रोटेक्ट करने के लिए, ऐसे बहुत सारी चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए इसी ईयर में हुआ था, एक एक्ट बना दिया गया, भोपाल गैस लीक डिजास्टर प्रोसेसिंग ऑफ क्लेम्स एक्ट 1985। भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ 1984 में, जिसके कारण ये पर्सन भाग गया, किसी को क्लेम सही से मिला नहीं। इसको देखते हुए भोपाल गैस लीक डिजास्टर प्रोसेसिंग ऑफ क्लेम्स एक्ट 1985 बनाया गया, इसीलिए कि अब अगर ऐसा कोई घटना हो तो जो पर्सन जिम्मेदार हो उससे क्लेम दिया जा सके, उससे क्लेम निकाला जा सके, उससे पैसा निकाला जा सके और विक्टिम को दिया जा सके। इसके लिए ऐसा एक्ट बना। ये तो एक कहानी है। दूसरा, हमारे देश में डॉरी सिस्टम, दहेज सदियों से चलता आ रहा है, सदियों से डॉरी चलता आ रहा है। राजा महाराजा भी डॉरी लेते थे, देते भी थे। अब बात आ रही है कि ये तो चलता रहा, लेकिन इससे नुकसान क्या क्या था, नुकसान क्या क्या होता है डॉरी से। देखो, डोमेस्टिक वायलेंस दैट्स ड्यू टू द डॉरी डिमांड्स, हरासमेंट। हालांकि इसमें बहुत सारे झूठ भी केसेस होते हैं, लेकिन हम लोग जेन्यून केस की बात कर रहे हैं। हम लोग उन केसेस की बात कर रहे हैं जहां पे डॉरी का बाकायदा मांगा गया और परेशान किया गया, लड़कियों को परेशान किया गया। इस कारण से लोग डॉरी बहुत ज्यादा ले रहे थे। अच्छा, डॉरी को रोकने का सरकार के पास कोई भी एक्ट कभी नहीं था। कब से पहले? 1961 से पहले। अब दिक्कत यह है कि डॉरी ले रहे हैं, लेकिन ये इलीगल है ही नहीं। क्यों इलीगल नहीं है? क्योंकि कोई एक्ट है ही नहीं आपके पास, आपके पास कोई लॉ है ही नहीं जो इसको गलत बोले। तो लोग धमाकेदार तरीके से डॉरी ले रहे थे, खूब ले रहे थे, बाकायदा दुल्हा का कहीं कहीं बिक्री भी होता था। अब ऐसे जब आपको किसी चीज को इलीगल घोषित करना है तो सबसे पहले आपको एक्ट बनाना पड़ेगा, सबसे पहले आपको लॉ बनाना पड़ेगा। अब एक बार अगर लॉ बना दिया आप, तब उस चीज को आप क्या बोल सकते हो कि हाँ, ये जो चीज है, ये जो आप कर रहे हो, काम कर रहे हो, ये इलीगल है या फिर ये लीगल है। तो कोई चीज को इलीगल या लीगल बोलने के लिए उसको सपोर्ट में एक आपको लॉ बनाना पड़ता है। लॉ बोलता है कि भाई ये लीगल चीज है, ये इलीगल चीज है। तो यहां पे डॉरी सिस्टम को डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 बना, जो कि डॉरी को प्रोहिबिट किया। इसके बाद डॉरी लेना क्या हो गया? अपराध हो गया। तो क्या था पर्पस इसका? प्रोहिबिट गिविंग एंड रिसीविंग डॉरी ड्यूरिंग द मैरिज। ठीक है, उसके क्या इंपैक्ट हुआ? इसको मान लिया गया क्रिमिनल एक्टिविटी है, डॉरी लेना क्रिमिनल एक्टिविटी है। और इसका इन्फोर्समेंट में हालांकि अभी भी दिक्कत है, इन्फोर्समेंट अभी भी दिक्कत है, क्योंकि डॉरी और गिफ्ट में बहुत ही ज्यादा समानता है। आप नॉर्मली आप पता नहीं कर सकते, कोई गिफ्ट दिया है, आपका ससुर जी आपको गिफ्ट दिया है कि वो डाउरी दिया है, कैसे डिटरमाइन करोगे? तो ये जब तक कोई कंप्लेन नहीं करे पॉसिबल नहीं है इसका, इसीलिए इन्फोर्समेंट अभी भी चैलेंज है। हालांकि ये तो हो गया कि अगर लड़की उठ के जा रही है बोलने के लिए साफ साफ दहेज ले रहा है, तो आपको पकड़ लेगा। तब ये यहाँ पर ये बात आ जाती है कि हाँ, कौन से एक्ट से पकड़ेगा? तो यही एक्ट। कौन से एक्ट से पकड़ेगा? ये एक्ट से, डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 से। अगर ये एक्ट रहता ही नहीं, बल्ले था, खूब मर्जी दहेज लो, कोई रोकने वाला नहीं। लेकिन ये एक्ट आ गया, इसलिए डॉरी लेना क्या हो गया? अपराध हो गया। ओहो, टेररिज्म इन इंडिया, टेररिज्म है, टूरिज्म मत पढ़ना भाई। टेररिस्ट लोग आए। अच्छा, प्रिवेंशन ऑफ, कौन सा एक्ट बना? 2002 में बना ये एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002। ये पोटा बना, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। अच्छा, ये लाने की जरूरत क्यों पड़ी भाई साहब? आप लोगों को पता नहीं उस समय जन्म हुआ कि नहीं। 2001 में पार्लियामेंट अटैक हुआ था, पार्लियामेंट के आसपास आके बम फोड़ दिया टेररिस्ट लोग, बाल बाल बचे थे वहां उस टाइम के
लोकसभा में जो लोग बैठे थे बार बार बचे थे। अब दिक्कत क्या है, समस्या क्या आ गई कि इनके पास कोई भी ऐसा बढ़िया एक्ट नहीं था टेररिस्ट को पकड़ने के लिए। इन्होंने किसी तरह टेररिस्ट को पकड़ तो लिया, लेकिन सजा कैसे सुनाए उनको? सजा सुनाने में दिक्कत आ रही थी। क्यों दिक्कत आ रही थी सजा सुनाने में? भाई आपके पास कोई एक्ट ही नहीं है, आपके पास कोई एक्ट ही नहीं है। इन्होंने आनन फानन में 2002 में कोई एक्ट बनाया, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002। मेन पर्पस ही था कि टेररिज्म को आपको हटाना है, टेररिज्म को आपको हटाना है, मेन पर्पस ही था इसका। ये चीज करने के लिए एक्ट बना। अच्छा, इसका इंपैक्ट क्या हुआ? काउंटर टेररिज्म मेजर्स। बट अच्छा, इसके बाद में इसमें दिक्कत आई, जो कि 2004 में इसको खत्म कर दिया गया। इसके लिए एक पुराने एक्ट में अमेंडमेंट किए गए और अभी वही चल रहा है, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन 1967, जिसको अमेंड किया गया 2004 में। इसको 2004 में खत्म कर दिया गया, पोटा कोड 2004 में खत्म कर दिया गया और सेम राइट को इस एक्ट में ट्रांसफर कर दिया गया। अच्छा, क्यों खत्म किया गया? कि इसमें सही से टेररिस्ट को डिफाइन नहीं किया था, सही तरीके से डिफाइन नहीं किया था, इसीलिए बहुत सारे दिक्कत आ रही थी, इसका एग्जीक्यूशन में बहुत सारी दिक्कत आ रही थी इस एक्ट का, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट को। तो सिंपल है कि कोई इवेंट होता है तब कोई एक्ट बनाया जाता है, कोई सोशल इशू आता है, कोई बिजनेस इशू आता है, उसके लिए एक्ट बनाया जाता है। अगर ऐसा कोई इवेंट नहीं हो तो एक्ट बनाने की जरूरत ही नहीं पड़े। ऐसा नहीं होता है कि आज सारे लोग पार्लियामेंट में बैठे हैं कि चलो चलो आज मन नहीं लग रहा कोई नया एक्ट बनाए, आज कुछ तो एक्ट बना के जाएंगे, ऐसा कभी होता ही नहीं है। जब तक कोई मुद्दा नहीं हो, इशू नहीं हो, एक्ट बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो कोई भी एक्ट हो, कहीं ना कहीं वो रिलेटेड है किससे? कोई ना कोई इवेंट से, कोई ना कोई इशू से, कोई ना कोई हिस्ट्री से, किसी ना किसी से रिलेटेड ही है। चलो, हम लोग जो आज स्टार्ट करेंगे वो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। कॉन्ट्रैक्ट लॉ आज स्टार्ट करेंगे। क्यों स्टार्ट करेंगे? रीजन एक ही है, सबसे ज्यादा वेटेज इसी का है, सबसे ज्यादा वेटेज इसी का है, तो आज से हम लोग यही स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट लॉ बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? कॉन्ट्रैक्ट लॉ की जरूरत ही क्या है आखिर? चले बात करते हैं। मान के चलते हैं ये है एक कॉन्ट्रैक्टर, ये है एक कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर है ये। कौन है ये? कॉन्ट्रैक्टर है। और ये है एक पर्सन जिसको अपना घर बनाना है, जिसको अपना घर बनाना है, ये वो पर्सन है। इसके ख्वाब है किसका? घर हो, अपना एक घर हो। क्या आपका भी ऐसा ख्वाब है? हाँ जी, सबका एक ख्वाब होता है कि एक घर हो मेरे पास। कॉन्ट्रैक्टर से इसने कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई तू घर बना के दे। बदले में ये बोला कि हम तुमको 50 लाख रुपया देंगे, 50 लाख रुपीस हम तुमको देंगे घर बनाने के लिए, अगर तुम हमको सही से कंस्ट्रक्शन करके देते हो घर तो 50 लाख रुपया देंगे। अब देखो यहाँ पे बात क्या है, क्या क्या डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। एक, घर तो बन गया, 50 लाख रुपया ये पर्सन नहीं दिया, केस नंबर 1, ये 50 लाख रुपया ये पर्सन नहीं दे। डिस्प्यूट नंबर 2, घर तो बन गया, इसके अकॉर्डिंग नहीं बना है, इसके अकॉर्डिंग नहीं बना है, डिस्प्यूट नंबर 2। या डिस्प्यूट नंबर 3, घर बना ही नहीं, घर बना ही नहीं, घर अगर बना ही नहीं एक अलग डिस्प्यूट है। अब दिक्कत है कि इसमें और भी बहुत सारे डिस्प्यूट है, सही कंक्रीट यूज नहीं किया गया, सही मटेरियल यूज नहीं किया गया, सही से बना के नहीं दिया गया, आधे काम छोड़ के भाग गया कॉन्ट्रैक्टर, या आधा काम करवा लिया जो घर बनवा रहा था, पैसा नहीं दिया, बहुत सारी तमाम तरीके के बात हो सकते हैं। अब इतने सारी बातें हैं, अब इसको सुलझाएगा कौन? कौन सुलझाएगा इसको? तो कॉन्ट्रैक्ट लॉ यानी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इसका मसीहा कौन है? मसीहा कौन है जो इसको सुलझा के देगा कि लीजिए सर
सारे डिस्प्यूट तमाम, सारे डिस्प्यूट खत्म भैया। कॉन्ट्रैक्ट लॉ 1872 यही वो है जो हर समस्या का समाधान लेके आएगा कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड। कॉन्ट्रैक्ट लॉ में से प्रोविजन है जिससे अपने आप सिचुएशन सॉल्व हो जाएगा, सारा कुछ सॉल्व करके जाएगा। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट लॉ जज साहब के पास जाएगा, जैसे कि जो भी विक्टिम होगा यहाँ पे, या तो ये विक्टिम होगा या फिर ये विक्टिम होगा। थोड़ा सा इसका चेहरा चेंज कर देते हैं विक्टिम बनाने के लिए। अब जो भी विक्टिम है जाएगा कोर्ट, कोर्ट में जज साहब को बोलेगा जज साहब सजा सुनाओ। जज साहब सजा सुनाने के लिए कौन सा एक्ट रेफर करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। हर टाइम जहां जहां कोई कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन बनेगा, उस कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप में अगर कुछ डिस्प्यूट आते हैं तो उसको सॉल्व करने के लिए ये एक्ट यूज किया जाता है। कोई भी साबित किसी भी टाइप का, फिल्म स्टार्स, कोई प्रोडक्शन हाउस है फिल्म स्टार को साइन किया, एक्टर को साइन किया, एक्टर सही टाइम पे आ नहीं रहा है, एक्टर सही टाइम पे प्रोडक्ट बना के नहीं, मतलब सही से एक्टिंग नहीं कर रहा है। कौन सा? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। हम, मेरा और आपका रिलेशन, टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन, इसमें भी अगर मैं आपसे पैसा ले लूं और सही से पढ़ा के नहीं दूं, सही से मतलब कंप्लीट नहीं करा के दूं सिलेबस, तो कौन सा एक्ट है जो आपकी सहायता करेगा? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ऐसा नौबत आएगा नहीं, ऐसा नौबत आएगा भी नहीं, भगवान करे आए भी नहीं। हमेशा सही टाइम पे कोर्स कंप्लीट करवा के हम लोग देते हैं, सही तरीके से पढ़ा के देते हैं। लेकिन ऐसा कभी हो तो कौन सा हेल्प करता है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो ये जो है सारा कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन के लिए ये एक्ट जबरदस्त है, इसीलिए हम लोग इसको गहन तरीके से पढ़ने वाले हैं। उम्मीद है आपने एक रिकैप, मतलब एक इसका ओवरव्यू आपको मिल गया होगा कि क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। आपने सेक्शन वाइज मैंने पहले ही बता दिया था कहाँ से क्या पूछता है, कहाँ से कुछ पूछा जाता है। अब मैं आपके कुछ कुछ डाउट जो कि नॉर्मली बच्चे पूछते हैं लॉ पढ़ने से पहले, नॉर्मली क्लास में जो बैठते हैं पूछते हैं। पहला डाउट, कुछ डाउट। पहला डाउट, सर ये बताओ कि क्या लॉ का लैंग्वेज एज इट इज याद करना पड़ता है क्या? नहीं, कुछ भी याद नहीं करना पड़ता। मैंने ऐसा कहाँ बोला? आपको याद करना पड़ेगा, आपको कीवर्ड्स याद करने पड़ेंगे। पहला, कीवर्ड्स याद करना है, लैंग्वेज एज इट इज याद नहीं करना है। दूसरी बात, क्या सेक्शन नंबर याद करना है क्या? नहीं बाबा नहीं, सेक्शन नंबर याद करना ही नहीं है। अगर मैं कुछ याद करवा दूं तो याद कर लो, अगर मैं बोलूं जरूरत नहीं है मत याद करो, मैं याद करवा के भी दूं, अगर आपका मन नहीं है याद करने का, नहीं, एक भी एक्स्ट्रा नंबर सेक्शन का मिलता ही नहीं है। तो आपको याद हो अच्छी बात है, नहीं याद हो कोई बात नहीं। एग्जाम में क्या सेक्शन नंबर लिखने से कोई फायदा है? कुछ भी फायदा नहीं, एक नंबर का फायदा नहीं है। बस एक है कि आपका इंप्रेशन थोड़ा सा बेटर हो जाता है, बाकी एज इट इज मार्क्स में कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि सेक्शन का एक भी नंबर अलॉटेड नहीं होता है। एग्जामिनर को खास तौर पे बोला जाता है कि भाई सेक्शन नंबर लिखे ना लिखे, अगर सही से लैंग्वेज लिखा हुआ है, सही से प्रोविजन लिखा हुआ है तो आपको दे दे। यहाँ पे मैं लैंग्वेज क्या बोला हूँ? लैंग्वेज मतलब वही कीवर्ड अगर लिखा है तो। क्या केस लॉ याद करने की जरूरत है क्या? कोई भी केस लॉ का नाम याद करने की जरूरत नहीं है। केस लॉ के अंदर जो लिखा है वो याद रहे, याद रखना ही है, याद रहे कि याद रखना ही है। उसके बाद, क्या हम लोगों को सारा कुछ लिख लिख के याद करना है क्या? कोई जरूरत नहीं है, लिख लिख के याद करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, स्क्रिबलिंग करने की जरूरत है, क्योंकि इतना सारा आप सारा कुछ लिख के याद नहीं कर सकते हो, लेकिन स्क्रिबल कर सकते हो। तो आप स्क्रिबल क्या होता है? छोटा छोटा की पॉइंट लिख के याद करना को हम लोग स्क्रिबलिंग करते हैं, थोड़ा बहुत आप उससे काम चला सकते हो। क्या सिर्फ स्टडी मैथ क्वेश्चन सॉल्व करने से हो जाएगा? इसमें बोलूँ कि स्टडी मैथ का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आरटीपी एमटीपी कुछ आपको देखना पड़ेगा, क्वेश्चंस देखना पड़ेगा। क्या हम लोग को एग्जाम्पल्स देखने हैं क्या? क्या हम लोग को स्टडी मैथ के एग्जाम्पल्स देखने हैं क्या? आंसर यस, वेरी यस, आपको देखना ही देखना है।
क्या हम लोग को स्टडी मैट रेफर करना है क्या? बिल्कुल, स्टडी मैट के अलावा कुछ देखना भी नहीं है, स्टडी मैट ही देखना है। क्या हम लोग को खुद से नोट्स बनाने की जरूरत है क्या? डिपेंड्स। अगर आपको स्टडी मैट्स पढ़ के ही सब कुछ अच्छा लग रहा है, याद हो रहा है, अपना नोट्स बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है। क्या मैं कुछ समरी नोट दूंगा क्या? हाँ, मैं समरी नोट दूंगा। उसके बाद क्या हम लोगों को टेस्ट लोगे क्या? बिल्कुल भाई, टेस्ट तो भयानक लेने वाला हूं। टेस्ट सीरीज भयानक चलने वाला है इस बार। क्या मेंटरशिप भी दोगे क्या? भाई मेंटरशिप इस बार आपको, इस बार क्या हर बार मेंटरशिप मिलता है, अब और भी बेहतरीन तरीके से ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में मेंटरशिप गाइडेंस हम लोग को देंगे। कौन देंगे? सारे सीए फैकल्टी देंगे। सीए फैकल्टी आपको आके हर सब्जेक्ट का अपना अपना गाइडेंस देने ही वाले हैं। क्या हम लोगों को ये बैच ज्वाइन कर लेने से पास हो जाएंगे क्या? सिर्फ बैच ज्वाइन कर लेने से पास नहीं हो गया। लेकिन अगर बैच ज्वाइन करते हो, हम लोग जैसा बोलते हैं वैसे पढ़ते जाते हो, 100% फर्स्ट अटेम्प्ट में आप लोग पास करोगे। 100%, कोई रोक नहीं सकता। अगर जैसा बोला जाता है वैसा अगर पास करते हो। देखो 15% से 20% के बीच में जो रिजल्ट है फ्लक्चुएट करता है। अगर आप मेहनत करने के लिए रेडी हैं तो आप इसमें आओगे ही आओगे, इस कैटेगरी में आओगे ही आओगे। अरे भाई पास तो लोग हो ही रहे हैं ना, उसका टेंशन मत लो, उसका जिम्मेदारी हम लोगों पे है। अच्छा जी, तो बहुत सारे डाउट मैंने सॉल्व करवा दिए। कुछ और डाउट हो तो धीरे धीरे हम लोग पूरे ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम हम लोग एक एक चीज़ का सॉल्व करेंगे। हमारे बैचेस में आप सॉल्व करेंगे, पर्सनली कांटेक्ट करके आप कर सकते हो। जब बैच ज्वाइन करोगे तब उन लोगों को टेलीग्राम सपोर्ट, नॉर्मल हर चीज़ का, यहाँ पे तो हम लोग बैठे ही रहते हैं, कभी भी आप आके पूछ सकते हो कुछ भी डाउट हो सब्जेक्ट रिलेटेड। आ जाओ भाई, अब हम लोग आते हैं रियल गेम पे। रियल गेम क्या है? रियल गेम है हम लोगों का, पहले दिखाओ क्या आप स्टडी मैट दिखाओ, क्या क्या है स्टडी मैट में। यूनिट 1 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, यूनिट 1 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 का नाम है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। यूनिट 1 का नाम है नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। यही हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज। नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। देख लो, यही स्टडी मैट का है। जिन लोगों के पास स्टडी मैट होगा स्टडी मैट रेफर करेंगे, नहीं तो अभी वीडियो देखो या फिर ICI बॉस पे जाके क्या करो, नोट्स डाउनलोड कर लो। ये है, ये अभी मैं पढ़ाऊंगा अपने नोट से, समरी नोट से। देखो यहाँ पे, चले समरी नोट पे चलते हैं हम लोग। ये सबसे पहले इसका स्टार्टिंग का पढ़ते हैं। क्या है स्टार्टिंग में कि कॉन्ट्रैक्ट लॉ बिफोर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट लॉ? कॉन्ट्रैक्ट लॉ कौन कौन सा था? 1872 से पहले क्या हो रहा था? अरे भाई कॉन्ट्रैक्ट अभी होना स्टार्ट हुआ है क्या? सदियों से चलता आ रहा है, सदियों से कॉन्ट्रैक्ट होते हुए आ रहे हैं। तो क्या सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जो अभी अभी बना है, अभी बना है क्या सर? कल बना है क्या? 1872 में बना है? हाँ बाबा 1872 में बना है। क्या उससे सारा हो रहा था क्या? उससे पहले क्या हो रहा था ये बताओ। तो उससे पहले क्या हो रहा था, इसके लिए हम लोग को चलना पड़ेगा कहाँ? समरी नोट पे। आ जाओ, समरी नोट पे हम लोग चल रहे हैं। समरी नोट पे समरी नोट, खुल जा भाई, खुल जा सिमसिम, खुल जा सिमसिम। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बिफोर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो क्या था? कॉन्ट्रैक्ट 1872 जब नहीं था, जब नहीं था, किधर? अरे नीचे आ जा भाई। जब नहीं था तब क्या था? डिफरेंट सोर्स ऑफ लॉ थे। कौन कौन से लॉ थे भाई? सबसे पहले पुराने जमाने में और मध्यकाल में, एंशिएंट एंड मिडिवल टाइम में क्या था भाई? हिंदू लॉ एग्जिस्ट कर रहा था। हिंदू लॉ एग्जिस्ट कर रहा था। हिंदू लॉ में क्या? वेद, वेदास, धर्मशास्त्र, स्मृतिज एंड श्रुतिज। श्रुति क्या होता है? स्मृति क्या होता है?
स्मृति जो कि आपको याद है, जो कि आपको याद है उसको स्मृति कहते हैं, जैसे रामायण महाभारत। श्रुति क्या हुआ? श्रुति जो कि आपने सुना हुआ है, सुन के आप मतलब आपको है सुना हुआ है, उसको हम लोग बेसिकली श्रुति बोलते हैं। एक तरीके से प्रार्थना वगैरह करने की वाली, जैसे हनुमान चालीसा भी एक तरीके का श्रुति ही में आएगा, तो श्रुतिज में। अब है कि हिंदू लॉ एक्चुअली द कंपाइलेशन ऑफ न्यूमरस कस्टम एंड वर्क्स ऑफ द स्मृतिकार। स्मृतिकार कौन होता है? जिनको शास्त्र वगैरह याद था, जिनको बहुत सारी चीजें याद थी, उसको हम लोग स्मृतिकार करते हैं, जो कि इंटरप्रेटेड एंड एनालाइज के वेद को, जिसके कारण बहुत सारे हिंदू लॉ बने। तो पहले जमाने में क्या था? हिंदू लॉ ही चल रहा था। कौन से जमाने में? एंशिएंट एंड मिडिवल टाइम में। चंद्रगुप्त मौर्य का पीरियड में क्या हुआ भाई? बायलैटरल ट्रांजैक्शन से कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड होता था। कॉन्ट्रैक्ट लॉ बायलैटरल ट्रांजैक्शन डिसाइड करता था। बायलैटरल ट्रांजैक्शन मतलब जो कुछ भी, जब ट्रांजैक्शन हम लोग कर रहे हैं, जो कुछ भी हम लोग डिसाइड कर रहे हैं, जो कुछ भी हम लोग टर्म एंड कंडीशन ट्रांजैक्शन में रख रहे हैं, वही टर्म एंड कंडीशन पूरा कॉन्ट्रैक्ट का लॉ डिसाइड करेगा। वही टर्म एंड कंडीशन से पूरे कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेट होंगे। ट्रेड एंड एग्रीमेंट्स फॉलोड बायलैटरल सिस्टम। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग कार खरीदने की बात कर रहे हैं, उस टाइम में कहां से कार घोड़ा खरीदने की बात कर रहे हैं हम लोग। घोड़ा गाड़ी खरीदने के लिए गए, घोड़ा गाड़ी खरीदने के लिए हम लोग गए। मैंने बोला कि भाई व्हाइट कलर का घोड़ा दो। वो बोला कि 5 स्वर्ण मुद्राएं लगेंगे। मैं बोला कि 5 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा दूंगा दूंगा, 5 स्वर्ण मुद्राएं। और ये मैं बोला कब? बोला कि 3 दिन में आपको घोड़ा गाड़ी प्रदान कर दूंगा, डिलीवरी दे दूंगा। मैं बोला बहुत अच्छी बात है। अब ये जो टर्म एंड कंडीशन डिसाइड हो रहे हैं, 3 दिन, 5 स्वर्ण मुद्राएं, काला घोड़ा, जो भी है, ये सब कुछ को ही हम लोग क्या बोलते हैं? बायलैटरल ट्रांजैक्शन के टर्म्स एंड कंडीशन। यही जो चीज हम लोग मतलब जो जान रहे हैं, यही चीज जो टर्म एंड कंडीशन में लिखा जाएगा, यही चीज पूरे कॉन्ट्रैक्ट को डिसाइड करेगा। यही डिसाइडिंग फैक्टर होंगे कॉन्ट्रैक्ट के। उसके बाद मुगल रूल आया। मुगल रूल में मोहम्मदन लॉ बना। मोहम्मदन लॉ चलते थे और उसमें क्या होता था? यही लॉ जो है सो मुगल रूल में अप्लाई किया गया। जैसे कि उसमें बोला गया अक्द। तो क्या होता था? उर्दू अरबी वर्ड है जिसका मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट। इजाब का मतलब होता है प्रपोजल। कबूल का मतलब होता है एक्सेप्टेंस। तो मुगल रूल में क्या चलता था? मोहम्मदन लॉ चलता था। इस्लामिक लॉ कोई टाइप का फॉर्मेलिटी नहीं, जिसमें एक्सेप्ट करता है जो कुछ कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है। जैसे कंसेंट, बोथ ऑफ द कंसेंट पार्टी के कंसेंट से क्या होगा? पूरा काम होगा। ब्रिटिश पीरियड में क्या होने लगा? ब्रिटिश पीरियड में दो टाउन होते थे। एक जहां पे इनका मेन व्यापार चलता था, जिनको बोला जाता था प्रेसिडेंसी टाउन्स। प्रेसिडेंसी टाउन्स कौन था? मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता। मद्रास, बॉम्बे एंड कोलकाता। इस 3 में तो जो किंग जॉर्ज था, उसका चार्टर ऑफ 1726 था। किंग जॉर्ज ने एक अपना रूल रेगुलेशन बनाया था जिसको चार्टर ऑफ 726 बोला जाता था। वो अप्लाई करता था प्रेसिडेंसी टाउन्स में। आउटसाइड द प्रेसिडेंसी टाउन्स क्या होता था? नेचुरल जस्टिस के आधार पे, इक्विटी के आधार पे डिसीजन लिया जाता था। नेचुरल जस्टिस एंड इक्विटी के आधार पे डिसीजन लिया जाता था। तो पूरे 4 पीरियड हो गए कॉन्ट्रैक्ट लॉ से पहले। कौन कौन सा? एंशिएंट एंड मिडिवल टाइम, दूसरा मौर्याज पीरियड, तीसरा मुगल रूल, चौथा ब्रिटिश पीरियड। फिर से एंशिएंट एंड मिडिवल टाइम, दूसरा कौन सा? मौर्याज पीरियड, तीसरा मुगल रूल, चौथा पुराना अपना ब्रिटिश का पीरियड। एंशिएंट में हिंदू लॉ, मौर्याज पीरियड में बायलैटरल ट्रांजैक्शन, मुगल रूल में मोहम्मदन लॉ, और ब्रिटिश में प्रेसिडेंसी टाउन्स के लिए अलग और अदर देन प्रेसिडेंसी टाउन्स के लिए अलग। एक बार आप लोग खुद से पढ़ लो। क्या था? एंशिएंट एंड मिडिवल टाइम में हिंदू लॉ, मौर्याज पीरियड में बायलैटरल ट्रांजैक्शन, मुगल रूल में मोहम्मदन लॉ, ब्रिटिश पीरियड में दोनों के लिए अलग, प्रेसिडेंसी टाउन्स के लिए किंग जॉर्ज ने 726 इशू किया था चार्टर। आउटसाइड द प्रेसिडेंसी टाउन्स में नेचुरल जस्टिस एंड इक्विटी के आधार पे काम होता था। एक बार आप खुद से इसको पढ़ लो। इसको मैं पढ़ाने के लिए आपको क्या करता हूं? आपको आईसीआई का मैट भी साथ ही साथ रेफर करवा देता हूं। सेम चीज है यहाँ पे, सेम चीज है। आप एक बार गो थ्रू कर लो। मैं हट जाता हूं, आप एक बार गो थ्रू कर लो, इसको गो थ्रू कर लो।
चले, मुगल रूल में यह हो रहा था। पहले थोड़ा दिखा भी दो यही सब था कि नहीं। एंशिएंट एंड मिडिवल टाइम की बात हो रही है, मुगल रूल की बात हो रही है, ये इजाब वगैरह सब सेम है। उसके बाद इस्लामिक लॉ, उसके बाद क्या था भाई, इससे पहले, इस्लाम से पहले बायलैटरल ट्रांजैक्शन। बायलैटरल ट्रांजैक्शन किस में हो रहा था, तो मुगल पीरियड, मौर्याज पीरियड में, मौर्य पीरियड की बात हो गई। उसके बाद लास्ट में इधर है इंग्लिश हिंद, अरे भाई ब्रिटिश का पीरियड किधर गया, ये रहा, ये रहा, ये रहा। ब्रिटिश का पीरियड में ऐसा कुछ चलता था, ये सारा कुछ देख लो आप। चार्टर ऑफ 726 इशूड बाय किंग जॉर्ज, सेम टू सेम है, उसी को मैंने समरी में डाल दिया है। समरी में वही सारा चीज है। अब इस चीज को जानने के लिए कौन सा सेक्शन है, कहां से आया, कितना हम लोग को पढ़ना है, मैं फिर से आपको समरी नोट ही लेके चलता हूं, समरी नोट के पास ही लेके चलता हूं। चलो 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 आ जाओ भाई, ये हो गया। अब हम लोग चलते हैं किधर किधर किधर, आगे चलते हैं। देखो जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है, इसमें टोटल सेक्शन हैं या पहले हुआ करते थे 266। 266 बहुत बड़ा, बहुत बड़े सेक्शंस का, बहुत ज्यादा प्रोविजन का एक लंबा चौड़ा एक्ट था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इसके सारे प्रोविजंस को तोड़ दिए गए, एक तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही रह गया, एक तो मेन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही छोड़ दिया गया। कुछ तोड़ के सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट बना दिया गया 1930, कुछ को इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बना दिया गया। इसलिए बोला था ना, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सही से पढ़ लोगे, ये तो दोनों एक्ट सही से हो ही जाने हैं, ये दोनों एक्ट सही से हो ही जाने हैं। तो क्योंकि ये सेम ही है, लगभग सेम ही है। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या होगा, सबसे पहले बेसिक प्रोविजन पढ़ना है, सेक्शन 1 से 75 आपका बेसिक प्रोविजन रहेगा। दूसरा रहेगा स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, सेक्शन नंबर 124 से लेके 238। तो आपने को पढ़ना क्या है, इतना। ये है सीए फाउंडेशन का सिलेबस, बेसिक प्रोविजन और स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। बेसिक प्रोविजन और स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इतना हम लोग का सिलेबस है सीए फाउंडेशन के लिए। क्या ये भी सिलेबस में है? हाँ जी हाँ, लेकिन अलग से है, 20 नंबर का पूछता है। ये भी है सिलेबस में, हाँ ये भी 20 नंबर का पूछता है। क्या इतना मिला दे हम लोग तो 50 नंबर स्कोर कर सकते हैं इजीली, इजीली। अब ये स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होता है? स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स वो हैं जो स्पेशल सिचुएशन के लिए बनते हैं, उसको स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। बेसिक प्रोविजन जो हर जगह लागू हो, सेक्शन 1 से 75 हर जगह लागू होगा। स्पेशल क्या होगा, जो कहीं कहीं लागू होगा, जैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। क्या है, सब्र रखो, धीरे धीरे समझाऊंगा, वक्त लगेगा, धीरे धीरे समझाऊंगा। बेलमेंट एंड प्लेस, एजेंसी, क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट, कंटीजेंट, ये सब स्पेशल टाइप के कॉन्ट्रैक्ट है। ये सब हम लोग को पढ़ने हैं, ये सब हम लोग को सेक्शन 124 से लेकर 238 में ये सब पढ़ने हैं अपने को, ये सब पढ़ने हैं। और जनरल प्रिंसिपल जो हर जगह अप्लाई होंगे, सारे कॉन्ट्रैक्ट पे अप्लाई होंगे, वो सेक्शन 1 से 75 पे अप्लाई होंगे, और बाकी ये स्पेशल जगह लगेंगे। एक एक करके क्लियर होगा धीरे धीरे। अब बताओ कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आया कब? तो ये बना 25 अप्रैल 1872 को, 25 अप्रैल 1872 को बन गया था। और लागू कब हुआ? 1 सितंबर 1872 को। और उससे पहले, इससे पहले तो वही 4 लॉ, एंशिएंट मिडिवल टाइम में हिंदू लॉ, मौर्याज के पीरियड में बायलैटरल ट्रांजैक्शन, मुगल के पीरियड में मोमेंडन लॉ, और ब्रिटिश के पीरियड में
प्रेसिडेंसी टाउन्स आर नदर देन प्रेसिडेंसी टाउन्स, याद करो चार्टर ऑफ 1786। तो ये सब था, ये सब था। ये अब एप्लीकेबिलिटी कब है, होल ऑफ इंडिया हो गया, अब तो जम्मू एंड कश्मीर भी हो गया जब से 370 धारा का रिमूवल हुआ है। और कुछ है क्या इधर? ये मर्केंटाइल लॉ का पार्ट है, यानी कि बिजनेस लॉ का पार्ट है। कमर्शियल लॉ, इट गवर्न्स ट्रेड, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फॉर्मिंग द फाउंडेशन ऑफ द सिविलाइज्ड वर्ल्ड। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। इधर क्या है ये? अच्छा, ये सारे कुछ अपने मैट का ही है, उसी का समरी मैंने बनाया हुआ है, ये सब आपको मैट में मिल जाएगा। की रोल इन बिजनेस ट्रांजेक्शन, की मतलब कॉन्ट्रैक्ट लॉ का क्या है भाई, सिग्निफिकेंस क्या है? की रोल इन बिजनेस ट्रांजेक्शन, कॉन्ट्रैक्ट इज द मोस्ट यूजुअल मेथड ऑफ डिफाइनिंग राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ ए बिजनेस ट्रांजेक्शन। A large number of contracts are entered into daily due to the increasing complexity of business. It does not prescribe so many rights and duties which the law will protect and enforce. Instead, ये क्या करता है भाई, लिमिट, ये प्रिंसिपल कुछ बना देता है जिससे राइट एंड ड्यूटी सब लोगों को अपने पास मिल ही जाना है, राइट एंड ड्यूटी मिल ही जाना है। धीरे धीरे सब कुछ समझ में आएगा आपको। ये सब आप बाद में भी रेफर कर सकते हो, मैं ही एक बार फिर से रेफर करवा दूंगा। ये सब कुछ खास नहीं है, यहां से इंपॉर्टेंट है, यहां से इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैं अभी पढ़ा क्या रहा हूं, मैं आपको बता दूं कि मैं क्या कहां तक आपको समरी नोट से कवर करवा दिया, कहां तक मैं समरी नोट से आपको कवर करवा दिया। तो ये सारा सेक्शन देखो, आर्टिकल 370, सेक्शन 175, सेक्शन 238, ये सब मैं सारा आपको कवर समरी नोट से करवा चुका हूं। अभी आप बस को इस बार को एक बार रेफर करने की जरूरत है। ये सब चीजें मैं आपको करवा चुका हूं, आप एक बार बस रेफर कर लो। ये आप 1 मिनट के लिए छोड़ भी सकते हो, ये आप आने वाले टाइम में आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। यहां से अब हम लोगों को पढ़ना है, यहां से हम लोगों को पढ़ना है, यहां से हम लोगों को एक एक चीज पढ़ना है। व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट से, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट से, इसी को सीखने के लिए, इसी को समझने के लिए हम लोग अभी चलेंगे कहां, तो अपने इक्वेशन पे। वो इक्वेशन अगर याद है तो आप यकीन मानो बहुत ही आसान हो जाने वाला है। क्या? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बहुत ही ज्यादा आसान हो जाने वाला है। तो देर किस बात की सर, चलो हम लोग पढ़ ही लेते हैं। हाँ जी, बहुत अच्छी बात कही आपने, पढ़ ही लेते हैं हम लोग। आ जाओ आ जाओ, एक इक्वेशन जिससे सब कुछ याद रहेगा। कौन है वो इक्वेशन, कौन है वो इक्वेशन, कौन सा है वो इक्वेशन? देखो, प्रपोजल यानी कि ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस बराबर प्रॉमिस, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन बराबर एग्रीमेंट, एग्रीमेंट प्लस इनफोर्सिबिलिटी इन लॉ इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट, इज कॉन्ट्रैक्ट। आ जाओ, आ जाओ आ जाओ। सबसे पहले प्रपोजल, प्रपोजल। चलो, एक चिंटू चिंटी वाला एग्जाम्पल तो बनता ही है यहां पे। क्या चिंटू चिंटी वाला एग्जाम्पल? पहले हम लोग याद करने के उद्देश्य से और समझने के उद्देश्य से कुछ एक ऐसा एग्जाम्पल बनाते हैं, कुछ ऐसा हम लोग पढ़ते हैं जिससे तुरंत याद हो जाए, ठीक है, समझ में आ जाए, फिर हम लोग अपने जीवन पे इसका उपयोग करने का समझ लेंगे। बहुत बढ़िया। सबसे पहले एक लड़का है। क्या सर, ये क्या करवा रहे हो आप? देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ। ये एक लड़का है, बाल हरे क्यों है? बाल काले होने चाहिए ना। हाँ 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 हाँ, सही बोल रहे हो। चलो, एक लड़का है, नाम इसका क्या है? इसका नाम हम लोग रखते हैं, क्या रखेंगे हम लोग इसका नाम? ए बी। ए बी, क्या नाम है? ए बी, अमिताभ बच्चन। ए बी, ए बी, क्या अमिताभ बच्चन नाम है? नहीं नहीं, ए बी नाम है।
अब एक कहानी में किसी को तो लाना पड़ेगा, किसी को लाना पड़ेगा। हम लोग किसी को लाए हैं, इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? सुनते जाओ, इसका नाम क्या है दोस्तों? इसका नाम है बेबी। एबी और बेबी, वाह 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 वाह, एबी और बेबी। भाई एबी को कुछ सामान खरीदना है। एबी की दिल में ख्वाहिश आई कि मुझे कुछ या कॉन्ट्रैक्ट करना है। किससे कॉन्ट्रैक्ट करना है? बेबी से। एबी अपना ऑफर लेके गया बेबी के पास। बेबी बोली कि ठीक है, ऑफर बेबी को पसंद आया। बेबी ने पहले एबी के ऑफर को एनालाइज किया, कैसा है ऑफर, कैसा है ऑफर, कैसा है ऑफर। लगा कि ठीक ही है, ऑफर तो ठीक ही है, चलो एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे ही बेबी ने ऑफर एक्सेप्ट किया, प्रॉमिस हो गया, तुम ना साथ छोड़ना, हम ना साथ छोड़ेंगे। ये हो गया क्या? प्रॉमिस। एबी ने ऑफर दिया, बेबी ने एक्सेप्ट कर लिया, हो गया प्रॉमिस। दोनों अब साथ में हैं, एबी और बेबी। प्रॉमिस बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ प्रॉमिस से काम नहीं चलता, पैसे भी होने चाहिए। अगर पैसे नहीं हो तो बेबी साथ छोड़ के भाग जाएगी। बेबी बोलेगी एबी टाटा, अब हम एबी नहीं है, किसी और के साथ जाएंगे। तो पैसे भी होना चाहिए। तो प्रॉमिस होने के साथ साथ मान लो एबी कंसिडरेशन भी दे रहा है, या फिर प्रोडक्ट खरीद रहा है तो उसके लिए पैसा चुका रहा है। मान के चलते हैं एबी बेबी का स्कूटर खरीद रहा है, बेबी का स्कूटर खरीद रहा है, स्कूटी खरीद रहा है। तो एबी ने ऑफर दिया, बेबी ने एक्सेप्ट कर लिया स्कूटी, हाँ ठीक है तुम्ही को बेचूंगी। बेबी बोलते हैं एबी अपना स्कूटर में तुम्ही को ही, स्कूटी तुम्ही को बेचूंगी। ये इसके लिए 1.5 लाख रुपए देने के लिए रेडी है। कौन? भाई एबी। कंसिडरेशन जैसे ही जुड़ा, ये क्या बन गया? एग्रीमेंट बन गया, एग्रीमेंट बन गया। एग्रीमेंट अगर बन गया है, एग्रीमेंट में अगर ये चीज इनफोर्सिएबल है, अगर कोई चीज इनफोर्सिएबल है तो वो क्या बन जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। अच्छा, ये इनफोर्सिबल का मतलब क्या है? कोर्ट में इनफोर्स हो सकता है कि नहीं? कोर्ट में इनफोर्स हो सकता है कि नहीं? क्या लॉ में ये करना जायज है? जो चीज जायज है तो वो कोर्ट में इनफोर्स हो सकता है, कोर्ट में इनफोर्स हो सकता है, यानी इनफोर्सिबिलिटी इन लॉ है। इनफोर्सिबिलिटी का मतलब यही है, इनफोर्सिबिलिटी का मतलब यही है कि कोर्ट में ये लागू हो सकता है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। कोर्ट में ये हो सकता है, क्या हो सकता है? इन्फोर्स हो सकता है, यानी कि लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट कर रहा है। यानी कि लीगल ऑब्लिगेशन अगर क्रिएट कर रहा है तो हम लोग मानेंगे कि इन्फोर्सिबिलिटी है। तो एबी ने पहले प्रपोजल दिया, किसको प्रपोजल दिया भाई? बेबी को। बेबी ने झट से एक्सेप्ट कर लिया, तो क्या बन गया? प्रॉमिस। प्रॉमिस में कंसिडरेशन जुड़ा, क्या बन गया? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में इन्फोर्सिबिलिटी जुड़ा, क्या बन गया? कॉन्ट्रैक्ट। फिर से एक बार, ऑफर। ऑफर कौन दिया? एबी ने। एबी ने ऑफर दिया, एक्सेप्टेंस बन गया। एबी ने ऑफर दिया, बेबी ने एक्सेप्ट कर लिया, प्रॉमिस बन गया। एबी ने ऑफर दिया, बेबी ने एक्सेप्ट कर लिया, प्रॉमिस बन गया। प्रॉमिस के साथ पैसे जुड़े, कंसिडरेशन। प्रॉमिस के साथ पैसे जुड़े, कंसिडरेशन, तो क्या बन गया? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट बन गया। और एग्रीमेंट में इन्फोर्सिबिलिटी जुड़ा, एग्रीमेंट में अगर इन्फोर्सिबिलिटी जुड़ा तो कॉन्ट्रैक्ट बन गया। लगे हाथ सेक्शन भी याद करने की कोशिश करते हैं, क्या हो पाता है क्या हम लोगों से? भाई ऑफर का जो सेक्शन है, सेक्शन 2 क्लॉज ए, देखो हर जगह हम लोग पढ़ेंगे तो सेक्शन के साथ सब सेक्शन आएगा, लेकिन सेक्शन 2 ऐसा एक सब खाली सेक्शन है जिसमें डायरेक्टली क्लॉज आ जाता है सेक्शन के साथ। तो सेक्शन 2 क्लॉज ए बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? आगे के लेक्चर में आपको पता चलेगा, जुड़े रहें। क्या आज के लेक्चर में, आज के नहीं, आने वाले भी लेक्चर में पता चलेंगे। तो सेक्शन 2 क्लॉज ए क्या है? ऑफर। सेक्शन 2 क्लॉज बी क्या है? प्रॉमिस और एक्सेप्टेंस दोनों मिला के। सेक्शन 2 क्लॉज सी क्या है? प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी। याद करने की जरूरत नहीं है।
सेक्शन 2 क्लॉज डी है कंसिडरेशन। अच्छा, ये कंसिडरेशन मतलब क्या? ये रुपीज है तो रुपीज को हम लोग मान के चलते हैं दाम है, ये दाम। कंसिडरेशन मतलब दाम दिया, स्कूटी का दाम दिया ये। अच्छा, दाम बोल रहा हूं, दाम नहीं बोल रहा हूं, दाम दिया। दाम देना मतलब क्या? सेक्शन 2 क्लॉज डी। डी से दाम याद रखेंगे, दाम मतलब कंसिडरेशन। एग्रीमेंट में सबसे ज्यादा वर्ड कौन सा यूज किया गया है? ई। तो क्या हो जाएगा? सेक्शन 2 क्लॉज ई, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट ऐसे भी, एग्रीमेंट, एग्रीमेंट ई। एग्रीमेंट में अगर इन्फोर्सबिलिटी जुड़ जाएगा तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, जिसका सेक्शन है सेक्शन 2 क्लॉज एच। कोई पूछे तुमसे कि क्या तुमने कॉन्ट्रैक्ट किया, क्या तुमने किसी से कॉन्ट्रैक्ट किया, तो आप क्या बोलोगे? हाँ मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया, सेक्शन 2 एच। सेक्शन 2 एच, हाँ मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया, हाँ मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया, सेक्शन 2 एच। तो यहां से एच मतलब क्या? ये क्या हो रहा है यहां पे? एच मतलब क्या? हाँ मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया, हाँ मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया। आजा भाई, किस लेवल का बदमाशी कर रहा है तू? तो एच मतलब क्या? क्या तुमने कॉन्ट्रैक्ट किया? तो हाँ मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया। तो 2H मतलब कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले ऑफर आएगा। ऑफर किसको देगा? ए बी देगा। ए बी मतलब ए से ए बी, ए से क्या? ए बी। तो सेक्शन 2A ऑफर, सेक्शन 2A ऑफर। जैसे ही ऑफर दिया, बेबी बोली इसी का तो मैं इंतजार कर रही थी, भी एक्सेप्ट है तुम्हारा ऑफर। जैसे ही दोनों ने, बेबी ने एक्सेप्ट कर लिया, क्या बन गया? प्रॉमिस। प्रॉमिस में कंसिडरेशन अगर जुड़ जाए, दाम जुड़ जाए, पैसे जुड़ जाए, मजा ही आ जाए, तो क्या कहलाएगा? एग्रीमेंट। सेक्शन 2E एग्रीमेंट, सबसे ज्यादा ई है। एग्रीमेंट में अगर इन्फोर्सबिलिटी जुड़ जाए तो क्या बन जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 2H, क्या तुमने कॉन्ट्रैक्ट किया? हाँ मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया। क्या तुमने कॉन्ट्रैक्ट किया? हाँ। क्या कर रहे हो सर? याद करवा रहा हूं दोस्त, तुमको याद करवा रहा हूं। चलो 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 चलो, एक बार देख लो। अगर नोट करना है तो एक बार आप नोट कर लो, इसे नोट कर लो। मैं हट जाता हूं, आप नोट कर लो। तो सबसे पहले ऑफर देगा। ऑफर देगा तो बेबी एक्सेप्ट करेगी। जैसे, अच्छा ये बी से क्या? बेबी, 2B यानी कि बेबी, बेबी बी, बेबी बी। तो 2A ऑफर, ऑफर हुआ, बेबी ने एक्सेप्ट किया। बेबी ने जैसे एक्सेप्ट किया, प्रॉमिस बन गया, प्रॉमिस बन गया। प्रॉमिस में कंसिडरेशन जुड़ा, प्रॉमिस में जैसे ही कंसिडरेशन हुआ, एग्रीमेंट बन गया। एग्रीमेंट में जैसे इनफोर्सबिलिटी आया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया। चलो, यहां तक हो चुका है। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है? अपने आते हैं कहां पे? तो अपने ग्रंथ पे आते हैं दोस्त। ग्रंथ मतलब क्या? स्टडी मैट पे आते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एन एग्रीमेंट इनफोर्सिबल बाय लॉ। एग्रीमेंट प्लस इनफोर्सिबिलिटी यानी कि कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 2H। कॉन्ट्रैक्ट में क्या चीजें हैं? एन एग्रीमेंट एंड इनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ। एग्रीमेंट एंड इनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ। आज, अच्छा पहले एग्रीमेंट का सेक्शन देख लेते हैं। सेक्शन 2E एग्रीमेंट हो गया, सेक्शन 2E एग्रीमेंट हो गया। 2B प्रॉमिस हो गया। ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब आज के लिए इतना ही मैं रखूंगा। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब एक बहुत कुछ पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है अपने को? अपने को पढ़ना है एग्रीमेंट क्या होता है, अपने को पढ़ना है प्रॉमिस क्या होता है, इनफोर्सबिलिटी क्या होता है। ये पूरा चैप्टर धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे। पूरा सारा कुछ हम लोग धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे। आज एक बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने बनाया है,
धीरे धीरे और भी लेक्चर आने वाले हैं, यूट्यूब से आप जुड़े रहें। एक एक लेक्चर आपको मिलने वाले हैं, जहां तक मुझे लगता है, जहां तक इस बैच के लिए जरूरी है मैं लेके आ रहा हूँ। रिवीजन वीडियोस भी डालूंगा, बहुत कुछ इस बार प्लान्ड है। लेकिन सितंबर बैच के लिए आप अगर जुड़ना चाहते हैं हमसे, कहीं भी पढ़ सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोगों से जुड़ना चाहते हो तो एक आप जल्द से जल्द अपना क्या करें, सीट बुक कराएं, क्लास चालू करवाएं भाई। 12 अप्रैल और 19 अप्रैल से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है। 12 अप्रैल से पहला बैच स्टार्ट हो जाएगा, मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम में। मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम में हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है 12 अप्रैल से। फेस टू फेस है ये बैच। बैच में क्या मिलेगा आपको, कॉन्सेप्ट का एकदम डिटेल एनालिसिस, हर कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन लगे हाथ में करवाऊंगा। उसके बाद टेस्ट सीरीज, मेंटरशिप, क्या सिर्फ लॉ के लिए, सारा कुछ सारे सब्जेक्ट के लिए अवेलेबल है। हर सब्जेक्ट को इतना ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाएगा, इतना धमाकेदार तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा, आप एक अटेम्प्ट में पास होने के लिए एकदम एलिजिबल हो जाने वाले हैं दोस्तों। ये थोड़ा प्रमोशन मैंने कर दिया अपने बैच का, जरूरी नहीं था लेकिन जरूरी भी है, ठीक है। तो इतना मैंने बस प्रमोशन किया है, उतना तो चलता है दोस्त। तो अगर, लेकिन हाँ, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो वाकई जल्दी से संपर्क करो, बैच जल्दी स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। आप ज़्यादा वक्त मैं आपको नहीं लूँगा, मैं CA वैभव साइनिंग ऑफ, टिल द नेक्स्ट वीडियो। जल्दी मिलते हैं आप लोग, और अगर बैच में आओगे तो धमाकेदार मस्ती से हम लोग पढ़ेंगे। यूट्यूब से भी जुड़ के पढ़ना चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, साथ हूँ आपके हर वक्त पास होने तक। मैं विदा चाहता हूँ आप सभी लोगों से, धन्यवाद, थैंक यू।